Hello aspirants, welcome to my YouTube channel Aspirants Journey and I'm a defense aspirant preparing for UPSC CAPF एग्जामिनेशन एंड आप में से जितने भी स्टूडेंट्स किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की, तो आपके लिए मेरी ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे पॉलिटी के फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि किसी भी देश को चलाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या होगी, तो मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी सारे लोगों का आंसर होगा कि सर पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी देश को चलाने के लिए, या फिर पावर, उस देश की फ़ौज जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नो डाउट ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, बट इन सब को रेगुलेट करने के लिए मेरा मानना यह है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कानून। उनको चलाना कैसे है, उनको ऑपरेट कैसे करना है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसी को बेसिकली हम एक शॉर्ट लैंग्वेज में कहें तो उसी को हम संविधान कहते हैं। एक सेट ऑफ रूल्स है जो हमें बताता है कि इन सब चीज़ों को किसी भी देश में रेगुलेट और किस तरीके से उनको काम करवाना है, कि किस प्रोसेस से उन सब से काम निकलवाना है, उसी को हम संविधान कहते हैं और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी देश के लिए। और अगर इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ रूल्स विच टेल्स अबाउट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। संविधान जो है एक सेट ऑफ रूल्स है, काफ़ी सारे नियमों का एक क्रमबद्ध बुक है या फिर ग्रंथ है जो हमें बताता है किसी भी देश की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो राजनीतिक स्थिति है उसकी मजबूती के बारे में, वो कितनी कमज़ोर है कितनी मजबूत है उसके बारे में बताता है। एंड इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, और ये उस देश का सबसे बड़ा कानून होता है, सुप्रीम लॉ होता है। वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के ज़्यादा पावरफुल कोई भी चीज़ नहीं होती, जो भी कानून में लिखा गया है वही मान्य होगा, वही सर्वशक्तिमान होगा। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई बंदा कुछ भी कर देगा तो उसकी चीज़ मानी जाएगी, ऐसा नहीं है। जो भी संविधान के हिसाब से लीगल होगा वही जो है सर्वशक्तिमान माना जाएगा। एंड इट प्रोवाइड्स कन्वीनियंस एज वेल एज रेगुलेशंस टू ऑल द सिटीजन्स। और संविधान जो है वो हमें दो चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। कन्वीनियंस की अगर हम बात करें तो आप में से कई सारे लोग पूछेंगे कि किस तरीके से कन्वीनियंस प्रोवाइड करवाता है। तो अब मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, तो आप में से कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं कि आप पढ़ा रहे हैं ये गैर कानूनी है या नहीं है, हुआ तो क्या करेंगे। तो उसका अगर मैं बात करूँ तो संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 19G मुझे ये बताता है कि पढ़ाना जो है गैर कानूनी काम नहीं है। इससे मुझे ये पता चलता है कि कौन सा काम जो है लीगल है इस देश में करना और कौन सा इलीगल है। तो ये संविधान के ज़रिए मुझे ये पता चला कि पढ़ाना जो है इलीगल काम नहीं है, लीगल है और मैं ये कर सकता हूँ। ऐसे ही काफ़ी जितने भी इस देश में काम हैं उन सबको अनुच्छेद संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में बताया गया है कि ये काम लीगल है, ये काम इलीगल है। तो ये चीज़ हमें संविधान के ज़रिए पता चलती है कि इस देश में कौन सा काम लीगल है और कौन सा इलीगल है। और दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा है रेगुलेशन। तो रेगुलेशन किस तरीके से प्रोवाइड करवाता है संविधान, तो इसमें मैं आपसे सवाल पूछूं कि कि आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं? शायद इस दुनिया में अच्छे लोग होंगे, बहुत रेयरली अच्छे लोग पाए जाते हैं। अगर इस देश से या फिर किसी भी देश से कानून हटा दिया जाए तो मेरे ख्याल से कितने ही सारे मर्डर हो जाएंगे, कितने ज़्यादा लोग इलीगल काम कर लेंगे। और फिर उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये संविधान हमें बताता है। अगर आज इस देश में ये कानून बना दिया जाए कि मर्डर करना जो है इलीगल नहीं है, तो कितने ही सारे मर्डर हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हमको बताता कौन है कि ये काम करेंगे तो ये पनिशमेंट मिलेगी। अगर आपने मर्डर किया तो आपको सज़ा दी जाएगी, आपको फांसी तक हो सकती है, या फिर और भी जितने प्रावधान दिए गए हैं उन सब चीज़ों को हमें कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए पता चलता है, संविधान के ज़रिए पता चलता है। इसलिए हम लोग जो है गलत काम नहीं करते। हम लोग तो अच्छा बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती बेसिकली। तो ये हमारी जो है संविधान की एक बेसिक डेफिनेशन होगी। अब हम बात करें कि कितने देश ऐसे हैं जिनमें संविधान है और क्या ऐसे भी देश हैं जहां संविधान नहीं होता। तो उसमें
बिल्कुल इसका आंसर ऐसा है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे संविधान नहीं पाया जाता, और ऐसे देशों को हम कहते हैं मोनारिकल कंट्रीज या फिर राजशाही, जहाँ आज भी जो है किंगशिप चलती है, जहाँ राजा का आदेश ही सब कुछ होता है। वहाँ पे जो सुप्रीम लॉ है वो कोई कानून नहीं होता, जो राजा ने आदेश दे दिया वही सब कुछ होता है। और इसका अगर मैं उदाहरण दूं तो आप में से कहेंगे कि सर जो इंग्लैंड है वहाँ पे तो राजतंत्र है, राजा है, लेकिन वहाँ पे तो कानून भी है। तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैं आपसे कहूँगा कि जो ये मोनारिकल कंट्रीज हैं ये भी दो तरह की होती हैं। एक होती है एब्सोल्यूट मोनार्की और एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसमें भी चीज़ों को दो ही भागों में डिफाइन कर दिया। अब पूछोगे सर वो कैसे, तो एब्सोल्यूट मोनार्की जो है उसमें कंप्लीट पावर जो है वो राजा या रानी के हाथ में होती है। कैसे, तो एब्सोल्यूट मोनार्की में कोई भी संविधान नहीं होता, वहाँ पे जो उस देश का जो राजा होता है सारी पावर उसके हाथ में होती है। उसे कोई भी उस देश में कानून लाने के लिए या फिर कोई भी आदेश देने के लिए किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे ज़्यादा पावरफुल उस देश का राजा या रानी ही माना जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल कौन कौन से, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, ओमान, जॉर्डन, यूएई, भूटान और भी कई सारे देश हैं। यहाँ पे आज भी किंगशिप चलती है और उनके वारिस जो होते हैं, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वही उस देश की जो है राजा बनती है और उस देश को चलाती है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में पार्लियामेंट जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। जो राजा या रानी है उस देश का, वो सिर्फ नाम मात्र के लिए होता है, उनका सिर्फ एक पद होता है, उनके पास ज़्यादा पावर होती नहीं है। जैसे उसका अगर हम उदाहरण देखें, एग्जाम्पल देखें, तो उनका एग्जाम्पल है इंग्लैंड, जापान, स्पेन और भी एक दो देश हैं, आप गूगल कर सकते हैं, या फिर मुझे अभी ये 3 ही याद हैं। एक्चुअली ये मैंने अभी लिखे हैं तो इसलिए, इनके अलावा मुझे अभी याद नहीं आया। और जो इंग्लैंड है उसको 1215 एडी 1215 एडी के बाद जो है एब्सोल्यूट मोनार्की ख़त्म करके एक सेट ऑफ रूल्स लाया गया था मैग्ना कार्टा नाम से। मैग्ना कार्टा नाम से एक 1215 ईस्वी में एक कानून बनाया गया था, सेट ऑफ रूल्स बनाए गए थे, जिसको बाद में जो है इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान मान लिया गया था। और 1215 के बाद जो है इंग्लैंड को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज कर दिया गया, वरना 1215 से पहले इंग्लैंड भी एक एब्सोल्यूट मोनार्की था जहाँ पे किंगशिप चलता था, जहाँ राजा ही सर्वशक्तिमान होता था। लेकिन 1215 के बाद जब मैग्ना कार्टा नाम से एक सेट ऑफ रूल्स बनाया गया, उसके बाद उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज कर दिया गया और वहाँ पे जो सबसे पावरफुल है उसको पार्लियामेंट को बना दिया गया, और राजा या रानी जो किंग या क्वीन है उसको सिर्फ नाम के लिए रखा गया। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखें तो टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भाई संविधान कितने प्रकार के होते हैं, इसमें भी अब डिफरेंसेस हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन, लिखित और अलिखित। अब सबसे पहले अगर हम बात करें लिखित संविधान में, भाई लिखित संविधान की खास बात क्या है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो लिखित संविधान में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसमें सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है। मतलब जो संविधान है वही सुप्रीम माना जाता है, वही सबसे सर्वशक्तिमान माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर उस देश में कोई भी चीज़ नहीं होती, ना कोई राजा होता है ना रानी, कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं होती। एंड सेकेंड पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशन इज मदर ऑफ पार्लियामेंट। अब इस चीज़ को जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मीनिंग ये है कि संविधान जो है वो पार्लियामेंट अपनी जो संसद है, भारत में अगर हम बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा जो है, इनकी मदर से क्या मीनिंग है यहाँ पे, मदर से यहाँ पे मीनिंग है कि इनसे भी पावरफुल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है। सबसे पहले संविधान आएगा और संविधान के अकॉर्डिंग ही इस देश की पार्लियामेंट जो है काम करेगी। तो इसलिए इसको मदर कहा गया है, क्योंकि संविधान जो कहेगा उसी हिसाब से पार्लियामेंट को काम करना होगा। पार्लियामेंट कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती जो संविधान के खिलाफ हो। हालांकि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो संविधान में कुछ बदलाव कर सके, लेकिन वो उसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अगले आने वाले टॉपिक्स में। बट अभी के लिए आप ये जान लें कि संविधान जो है, इंडिया में संविधान जो है वो पार्लियामेंट से ज़्यादा सुप्रीम है और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करती है। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखें
ये लिखित संविधान का जो थर्ड पॉइंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर वेरी टफ एंड इन ऑल द केसेस इट रिक्वायर्स स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। अब जितने भी लिखित संविधान वाले देश हैं, जैसे भारत हो गया, अमेरिका हो गया, इन सब देशों में कोई भी संविधान में कोई भी बदलाव करने के लिए, कोई भी अमेंडमेंट लाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। 2/3 67%। पार्लियामेंट में जितनी सीटें हैं उन सब का 2/3 यानी कि 67% का वोट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर उनमें से एक भी कम पड़ जाता है तो उस कानून को लागू नहीं किया जा सकता, वो कानून नहीं बनाया जा सकता, या फिर संविधान में कोई बदलाव नहीं किए जा सकते। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज द प्रोसेस ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये भारतीय संविधान की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप हाईलाइट करके लिख लें। ये इस देश की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जुडिशियल रिव्यू। इससे क्या पावर मिलती है? इससे पावर मिलती है कि आपके पास, आप किसी भी अदालत में जाते हैं, वहाँ आपको लगता है कि आपका फैसला जो है, जो फैसला अदालत के द्वारा सुनाया गया है, वो आपके हक में नहीं है, किसी भी तरीके से गलत है, तो आप लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट में भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन फील नहीं होता कि ये गलत हुआ है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी अगर आपको लगता है कि गलत है, तो आप वापस से पेटिशन अप्लाई कर सकते हैं रिव्यू करने के लिए उस फैसले को। और इसका जो मेन जो इम्पोर्टेंस है वो इस तरीके से है कि अगर गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाती है और वो कानून जो है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ की इजाज़त है कि वो उस कानून को कैंसिल या रद्द कर सकता है, वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। तो इससे उस कानून को वैध नहीं माना जाएगा और गवर्नमेंट को वो कानून वापस लेना होगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस तरीके से गवर्नमेंट कोई भी चीज़ जो है हमारे ऊपर थोप नहीं सकती, क्योंकि जो भारत की जो न्यायपालिका है वो इस देश के कानून की जो है रक्षक है। उसका काम है कि इस देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी रक्षा करना। अब इनमें मैं एग्जांपल दूं कि ऐसे कौन कौन से देश हैं। तो सबसे पहला है यूएसए। यूएसए फर्स्ट कंट्री है इस दुनिया का जिसने लिखित कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया। और उसके बाद अगर हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो इंडिया। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत एक सबसे बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है, और यूएसए सबसे पुरानी है। दूसरा अगर हम बात करें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, अलिखित संविधान में क्या फ़र्क होता है? उसमें सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी। अब इससे क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये है कि जो भी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, जो भी पार्लियामेंट ने कानून बनाएगी, वही जो है सबसे मेन माना जाएगा। वहाँ पर पहले से कोई ऐसे डिसाइडेड नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को लिखा हुआ नहीं है, वहाँ पे भी लिखा हुआ ही होता है, लेकिन पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास ज़्यादा रहेगी। जैसे लिखित कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में तो जो संविधान अलाउ करेगा पार्लियामेंट वही काम करेगी, लेकिन अलिखित में फ़र्क ये है कि पार्लियामेंट ने अगर किसी चीज़ को चेंज कर दिया तो वही माना जाएगा, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहले से लिखा हुआ है वो। और यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो है, कॉन्स्टिट्यूशन इज चाइल्ड ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट जो है संविधान से ज़्यादा पावरफुल होती है। पार्लियामेंट जब चाहे संविधान में कोई भी चेंज कर सकती है, अपने हिसाब से वो कोई भी कानून को ला सकती है, चेंज कर सकती है, बहुत ज़्यादा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। थर्ड पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर वेरी इजी एंड फ्लेक्सिबल एंड इन ऑल द केसेस इट रिक्वायर्स सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि संविधान में कोई भी चेंज करने के लिए पार्लियामेंट को सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। सिंपल मेजोरिटी से क्या मतलब है? जितने भी सदस्य चुने हुए हैं उनका 50% प्लस एक और बंदा, 1% नहीं, सिर्फ एक और बंदा। अब मान लो किसी देश में 100 सीटें हैं पार्लियामेंट में, तो उसमें कानून में चेंज करने के लिए 50 प्लस 1 यानी कि 51 मेंबर्स जो हैं, अगर वो वोटिंग कर देंगे
तो उस देश में कोई भी नया कानून या फिर कोई भी बदलाव किया जा सकता है। इसको सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। और दूसरी चीज़, इसमें कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होता। अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया तो न्यायपालिका के पास कोई अधिकार नहीं होता कि वो उस कानून को वॉइड डिक्लेयर कर दे या फिर कैंसिल कर दे। इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल पार्लियामेंट को ही माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड। अब इंग्लैंड में पार्लियामेंट जो भी डिसाइड कर देगी, जो भी कानून बना देगी, उसी को सर्वशक्तिमान माना जाएगा। ना ही वहाँ की न्यायपालिका के पास ये अधिकार है कि उस कानून को वॉइड डिक्लेयर कर दे, कैंसिल कर दे, और ना ही वहाँ की राजा या रानी है उसके पास ये पावरफुल है। अगर वहाँ की पार्लियामेंट ये कानून बना दे कि नेक्स्ट डे वहाँ के राजा या रानी को फांसी की सजा देंगे, तो ना ही तो वहाँ के राजा के पास, रानी के पास ये अधिकार है कि उसको कैंसिल कर सके, और ना ही वहाँ की न्यायपालिका के पास, जुडिशरी के पास। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू है, ये एक बहुत ही खूबसूरत एक गिफ्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे लिए, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो या फिर मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। और इसी तरीके से अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स को डिस्कस करना चाहेंगे तो मैं और भी वीडियोस ले आऊँगा, लेकिन उसके लिए आप लोग प्लीज़ मेरी इस वीडियो पर 10 लाइक्स तक पहुँचा दें, तो मैं इससे नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा। और अगर आप लोगों को मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, और मैं आपको PDF के थ्रू ये सब सेंड कर दूँगा। थैंक यू। जय हिंद। टेक केयर।